learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am your economics mentor, Anjali, and in this video, we'll be doing the chapter of microeconomics, that is non-competitive markets. तो अभी हमने स्टडी करी थी परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, हमने बहुत कुछ स्टडी किया था, हमने उसके फीचर्स स्टडी किए थे, हमने वेरियस कर्व स्टडी करी थी. इस चैप्टर में लेट अस सी व्हाट ऑल ऑब्जेक्टिव्स वी आर गोइंग टू कवर. ठीक है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मोनोपोली क्या होती है और उसके फीचर्स, एंड जो भी वेरियस कर्व्स होती हैं, दैट इज शेप ऑफ डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हम पढ़ेंगे अंडर मोनोपोली. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है और उसके फीचर्स, एंड सिमिलरली हम उसकी शेप ऑफ डिमांड देखेंगे, एवरेज रेवेन्यू की कर्व देखेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व देखेंगे अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ठीक है, एंड लास्टली हम देखेंगे ओलिगोपोली क्या होती है एंड उसके भी कुछ फीचर्स. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मोनोपोली क्या होती है. तो मोनोपोली बोलते हैं मोनो से बनती है और पॉली से बनती है. मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड पॉली का मतलब होता है सेलर. तो एक सिंगल सेलर, जब एक ही सेलर हो मार्केट में और वो एक कमोडिटी सेल कर रहा हो, उसके बहुत सारे बायर्स हो, एंड जो वो फर्म, जो वो इंडिविजुअल या गवर्नमेंट जो भी सेल कर रही है, उसके कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, उस फर्म, इंडिविजुअल या गवर्नमेंट को बोलते हैं एक मोनोपोलिस्ट, एंड वो फॉर्म करती है एक मोनोपोली. तो लेट अस अगेन डिस्कस मोनोपोली क्या होती है. मोनोपोली एक ऐसी फर्म होती है, एक ऐसा इंडिविजुअल होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो एक प्रोडक्ट सेल कर रही है और वही है पूरी मार्केट में जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रही है. उस प्रोडक्ट के कोई भी सब्स्टिट्यूट्स, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आपको नहीं मिलेंगे मार्केट में, एंड जो भी वो फर्म सेल करती है उस फर्म को बोलते हैं मोनोपोलिस्ट. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. रेलवे हो गया हमारा, ठीक है, और रेलवे अब एक ही है ना, एक ऐसा ही अकेला ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम लैंड जिससे आप दूर ट्रैवल कर सकते हो, राइट, जो गवर्नमेंट के अंडर आती है. टोबैको कंपनी, ठीक है, एंड व्हाट एल्स, गूगल, व्हाट एल्स, माइक्रोसॉफ्ट. तो ये सारी हमारी एग्जाम्पल्स हैं एक मोनोपोली के. नेक्स्ट देख लेते हैं रीजंस ऑफ मोनोपोली. तो मोनोपोली के रीजंस क्या होते हैं, कैसे बनती है एक मोनोपोली, एक फर्म कैसे मोनोपोली अटेन करती है, ठीक है, कैसे पावर अटेन करती है पूरी मार्केट में टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, सबसे पहले आ जाता है आपका ग्रांट ऑफ पेटेंट राइट्स. तो ग्रांट ऑफ पेटेंट राइट्स क्या होते हैं. जो भी कोई न्यू फर्म होती है वो जाती है गवर्नमेंट के पास कि हमने ये न्यू प्रोडक्ट बनाया है, हमने ये न्यू प्रोडक्ट या एक न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, हमने फॉर्म करी है वो, तो वो जाती है गवर्नमेंट के पास कि आप हमें इस प्रोडक्ट का या इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का पेटेंट दो, हमें राइट दो. ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के पास अप्लाई करती है, ग्रांट करती, तो गवर्नमेंट उनको क्या देती है, फिर ग्रांट देती है कुछ सालों तक के लिए कि ठीक है, आपके पास हमने आपको ये ग्रांट दिया है कि आप सो एंड सो ईयर्स तक के लिए आप ही एक ऐसी फर्म हो जो ये प्रोडक्ट सेल कर सकती है या जो ये टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकती है. ठीक है, अगर किसी और फर्म को उनका वो प्रोडक्ट या कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट या उनकी वो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, तो फर्स्ट दे हैव टू टेक द परमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म इफ दे वांट टू यूज इट. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका. पेटेंट सर्टिफिकेट वॉज ग्रांटेड टू जेरोक्स कंपनी. जेरोक्स कंपनी जो थी उनको पेटेंट ग्रांट किया गया था बाय द गवर्नमेंट कि वो ही कॉपिंग मशीन्स इन्वेंट कर सकती है. उन्होंने ही फर्स्ट इन्वेंट करी थी, तो उन्होंने ही ये न्यू टेक्नोलॉजी बनाई थी, तो उनको ये पेटेंट ग्रांट किया गया था एंड उन्होंने फॉर्म करी थी फिर कॉपिंग मशीन्स की मोनोपोली. ठीक है, नेक्स्ट रीजन देख लेते हैं लाइसेंसिंग बाय गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट एक लीगल आपको ग्रांट देती है कि आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, एक पर्टिकुलर रीजन में प्रोडक्ट सेल कर सकते हो या एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो उस पर्टिकुलर रीजन में. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल प्रीवियसली जो दिल्ली विद्युत बोर्ड था, जो एक गवर्नमेंट का बोर्ड था, उनके पास एक्सक्लूसिव राइट दिया गया था बाय द गवर्नमेंट
टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी इन दिल्ली, बट बाद में क्या हुआ, बाद में वही जो राइट था वो दे दिया गया था टू प्राइवेट कंपनीज को, कि उन्हीं को ही एक्सक्लूसिव एरियाज दे दिए गए थे कि आपने इन इन एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो पहले वो जो राइट था वो गवर्नमेंट बोर्ड के पास था, दैट इज द दिल्ली विद्युत बोर्ड, एंड लेटर दैट राइट वाज गिवन टू प्राइवेटाइजेशन टू प्राइवेट कंपनीज टू सर्व इलेक्ट्रिसिटी इन एक्सक्लूसिव एरियाज। लास्ट रीजन देख लेते हैं हमारा, फॉर्मिंग अ कार्टेल। तो कार्टेल होता है जब कुछ फ्यू फर्म्स जो क्लोज सब्स्टिट्यूट सेल कर रही हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, वो एक ग्रुप फॉर्म कर लेती हैं कि कंपटीशन ही ना आ पाए, ठीक है, कि कोई और उनको टक्कर ना दे पाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिनको अब हम OPEC बोलते हैं, ठीक है, वो उन्होंने एक ऑयल कार्टेल फॉर्म कर लिया, ठीक है, जिन्होंने 44% कंट्रोल ले लिया ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कार्टेल फॉर्म कर लिया मिलके, एंड उसकी वजह से उनके पास 44% कंट्रोल मिल गया ग्लोबली ऑयल को प्रोड्यूस करने का, एंड 81.5 ऑफ द होल वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व्स। तो ऐसे उन्होंने ग्रुप फॉर्म कर लिया, एक कार्टेल फॉर्म कर लिया, जिसकी वजह से उनके पास मोनोपोली बन गई, उनके पास पावर बन गई टू प्रोड्यूस ऑयल ग्लोबली, एंड ऑल्सो वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व में उनका 81.5% का शेयर था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोली। अब क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं मोनोपोली के। फर्स्ट आ जाता है सिंगल सेलर। तो हमने देख लिया एक सिंगल सेलर होता है मोनोपोली में, जिसके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है उस कमोडिटी को सेल करने का। अब सिंस एक सिंगल सेलर है तो क्या होता है, it can supply at any quantity it likes, right? तो ये बन जाता है एक फीचर हमारा। नेक्स्ट आ जाता है एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब सिंस एब्सेंस है क्लोज सब्स्टिट्यूट्स का उस प्रोडक्ट का, देयर इज नो एब्सेंट, थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूट मिल सकता है आपको, बट इट इज नॉट इवन अ बिट क्लोज टू गिव कॉम्पिटिशन टू आवर प्रोडक्ट जो भी मोनोपोलिस्टिक फर्म प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिफिकल्ट एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म। कोई भी न्यू फर्म को आने के लिए एंट्री, कोई भी न्यू फर्म का उस मार्केट में आने के लिए एंट्री बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। और वो क्यों होता है, मोनोपोली एक ऐसा प्राइस सेट करती है। अब सिंस वो एक सिंगल सेलर है, सो इट हैज़ द कंप्लीट पावर टू सेट अ पर्टिकुलर प्राइस, क्योंकि वो ही है जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रही है उस मार्केट में। इसकी वजह से वो एक ऐसा प्राइस सेट कर देती है, एक ऐसा बार सेट कर देती है, ठीक है। तो वो प्राइस मेकर बन जाती है हमारी जो मोनोपोली होती है, मोनोपोलिस्टिक फर्म होती है, एंड नॉट प्राइस टेकर। तो एक ऐसा प्राइस मेक करती है, एक ऐसा प्राइस सेट करती है जिसकी वजह से कोई भी न्यू फर्म आ ही नहीं पाती। उनके पास इतना मार्जिन ही नहीं होता कि वो उस मार्केट में सस्टेन कर पाए, चाहे उनके पास क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, तब भी वो उस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाती। इसीलिए बन जाती है उनके लिए डिफिकल्ट एंट्री आने के लिए, ठीक है, डिफिकल्ट एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब क्या होता है, इन ऑर्डर फॉर द मोनोपोलिस्टिक फर्म टू सेल इन अ ह्यूज क्वांटिटी, अगर एक मोनोपोली चाहती है कि वो ज़्यादा अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करे, अपनी सप्लाई को इंक्रीज करे, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करे, उसके लिए डिमांड भी तो होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। तो वो क्या करती है, हल्का सा प्राइस को लो कर देती है, ताकि जो मार्केट है वो ज़्यादा कवर कर सके, ताकि लोग ज़्यादा डिमांड करें। तो एक मोनोपोली के पास सप्लाई की तो पावर होती है करने की, बट डिमांड की नहीं होती है। इवेंचुअली डिमांड तो लोगों ने ही करना है ना, तो वो बन जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इट कैन सेट एनी प्राइस टू एनी गिवन नंबर ऑफ बायर्स। एक बायर को वो महंगा बेच सकती है, किसी और बायर को वो सस्ता बेच सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा प्राइस मेकर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि सिंस एक सिंगल सेलर है तो वो ही प्राइस मेकर होगी एंड नॉट प्राइस टेकर। नेक्स्ट आ जाती है हमारी शेप ऑफ डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। तो क्या हो जाती है शेप, हमारी जो डिमांड की जो कर्व है उसकी शेप कैसी होती है। अब हमने डिस्कस किए कुछ फीचर्स, लेट अस रिकॉल देम। सिंगल सेलर ऑफ और फॉर्म होती है, और पावर टू फिक्स प्राइस फॉर द प्रोडक्ट सिर्फ उस सिंगल सेलर के पास ही होती है।
कोई भी प्राइस सेट कर सकती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट, क्या वो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। अगर तो ज़्यादा डिमांड कर रहा है, अगर कंज्यूमर चाहता है कि थोड़ा प्राइस कम हो जाए, तो वो मोनोपोली क्या करती है, उनको थोड़ा सा कम प्राइस में दे देती है, डिपेंडिंग उनकी सप्लाई इंक्रीज हो उससे। ठीक है, नेक्स्ट, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द मोनोपोली फर्म। हमें पता है, और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एक मोनोपोली फर्म के कंट्रोल में नहीं होती, वो सिर्फ कंज्यूमर्स के कंट्रोल में होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मोनोपोली फर्म फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अगर वो चाहती है कि ज्यादा क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की सेल हो, दे नीड टू लोअर डाउन देयर प्राइसेस, इसीलिए जो डिमांड की कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनती है। और जो इलास्टिसिटी होती है डिमांड कर्व की, वो इनइलास्टिक होती है। व्हाई, बिकॉज उस प्रोडक्ट के जो वो मोनोपोलिस्टिक फर्म सेल कर रही है, उस प्रोडक्ट के कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। सो लेट अस ड्रॉ आवर ग्राफ। ठीक है, सो दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस। यहाँ पे आ जाता है हमारा y एक्सिस पे प्राइस एंड x एक्सिस पे एज वी नो हमारी क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारी जो डिमांड की कर्व होती है वो इनइलास्टिक भी होती है और डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होती है। सो आवर डिमांड कर्व of a monopoly looks something like this. This is our demand curve, downward sloping and also inelastic. तो क्या होता है, suppose monopolistic firm इस प्राइस पर OR प्राइस पर सेल कर रही है क्वांटिटी OM. Now, if it wants to increase the output, increase the supply, ठीक है, वो क्या करेगी, वो प्राइस को कम कर देगी ताकि थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई हो जाए, ताकि जो डिमांड है वो मीट कर पाए कंज्यूमर्स की। इफ द कंज्यूमर्स आर डिमांडिंग मोर ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो वो क्या करती है, प्राइस को हल्का सा लोअर कर देती है। प्राइस को लो करना ही पड़ता है, फ्रॉम OR टू OR1 लो कर देती है, ताकि जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो सके। ज्यादा इंक्रीज नहीं करती, वाई, बिकॉज उसको अपनी पावर भी मेंटेन करके रखनी है, कंट्रोल भी मेंटेन करके रखना है। तो फ्रॉम OM क्वांटिटी वो इंक्रीज कर देती है अपनी क्वांटिटी को OM1, ताकि कंज्यूमर्स की डिमांड को वो अचीव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा शेप ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। अब एवरेज रेवेन्यू की कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व कैसी दिखती है, देख लेते हैं। A monopoly firm faces a downward sloping demand curve, ये तो हमने अभी पीछे देख ही लिया। As क्यों करती है वो, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि in order to sell more output they have to reduce the price. Why? Because of price discrimination. ठीक है, तो as भी हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी स्टडी किया था, हमने लास्ट चैप्टर्स में भी डिस्कस किया था कि प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। तो क्या होता है, जब प्राइस फॉल होता है तो हमारा एवरेज रेवेन्यू भी फॉल होगा। बट हमें पता है कि जब एवरेज रेवेन्यू फॉल करेगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी फॉल करता है, बट एट अ मच फास्टर रेट। इसीलिए जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो लेस होता है हमारा एवरेज रेवेन्यू से। सो लेट अस सी हाउ इट लुक्स। दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस। यहाँ पे आ जाती है हमारी AR MR, ठीक है, ऑन आवर y एक्सिस, एंड x एक्सिस पर आ जाती है हमारी क्वांटिटी। ठीक है, सो दिस इज आवर AR कर्व। ठीक है, एंड उसी पॉइंट से पास करती हुई जाती है हमारी MR कर्व। सो एज यू कैन सी MR की जो कर्व है वो लेस है देन एज कंपेयर टू AR कर्व। क्यों? बिकॉज जैसे AR फॉल करेगा MR भी फॉल करता है, बट एट अ फास्टर रेट, एंड वी कैन सी दैट जो हमारी MR की कर्व है दैट इज स्टीपर एज कंपेयर टू AR की कर्व। So this was all about the curves, all about the shape of demand and our average revenue and marginal revenue curve under monopoly. तो ये किया हमने मोनोपोली के बारे में। अब देख लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है इन विच बहुत सारी फर्म्स हैं, देयर आर मेनी फर्म्स जो
क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बट वो क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी डिफरेंशिएटेड हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स तो हैं बट एक दूसरे से किसी ना किसी सेंस में अलग होते हैं। ठीक है, द मार्केट इज कॉल्ड, उस मार्केट को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा उसमें कॉम्पिटिटिवनेस भी है और थोड़े एलिमेंट्स उसके मोनोपोली के भी है। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, ठीक है, और क्या हो गए, बेवरेजेस हो गए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई आपकी, और क्या हो गए, बहुत सारे, टेलीविजन, ठीक है, और क्या हो गए आपके एसी के जो भी ब्रांड्स होते हैं, वो सारे आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, जिसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं बट इतने भी ज्यादा नहीं होते कि वो परफेक्ट कंपटीशन के इक्वल हो। परफेक्ट कंपटीशन में तो बहुत सारे होते हैं, मोनोपोलिस्टिक में उससे थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, वो क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड गुड्स सेल करते हैं मार्केट में, और सिंस उनमें थोड़ी सी कंपटीशन भी होता है और मोनोपोली के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो सबसे पहले आ जाता है अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, बहुत सारी फर्म्स हैं और वो फर्म्स क्या सेल कर रही हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट सेल कर रही हैं बट डिफरेंट इन व्हाट, इट कैन बी इन ब्रांड, इट कैन बी नेम, इट कैन बी कलर, इस सेंस में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। बट इतनी सारी, बट जो फर्म्स हैं वो परफेक्ट कंपटीशन जितनी बहुत सारी फर्म्स नहीं है उससे कम है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस सेंस में, अभी हमने डिस्कस किया, बीट ब्रांड, बीट कलर, बी इट टेस्ट। ठीक है, तो जैसे कोक हो गई, पेप्सी हो गई। ठीक है, अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से ही एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक मोनोपोलिस्टिक जो फर्म होती है वो थोड़ी सी पावर, थोड़ा सा प्राइस में इन्फ्लुएंस कर सकती है। कैसे? सपोज करो अगर कोई भी जो कंज्यूमर है वो डिमांड कर रहा है कोक की, तो चाहे अगर आप उसका प्राइस हल्का सा इंक्रीज कर भी दो, तब भी वो कंज्यूमर पेप्सी पर शिफ्ट नहीं होगा, वो तब भी कोक ही बाय करेगा, चाहे वो हल्की सी एक्सपेंसिव हो। अनदर एग्जांपल, टूथपेस्ट। जो कंज्यूमर्स आयुर्वेदिक टूथपेस्ट यूज करना प्रेफर करते हैं, तो अगर उनके सामने कोई भी कम प्राइस का आप एक टूथपेस्ट सामने रख दो और वो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट सामने रख दो, तो वो उस आयुर्वेदिक टूथपेस्ट को ही बाय करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के पास, ड्यू टू आवर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उनके पास थोड़ा सा पावर आ जाती है टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेलिंग कॉस्ट। अब ये कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, वो एक्सपेंसेस होते हैं एक फर्म के, एक मोनोपोलिस्टिक फर्म के, जो वो करती है इन ऑर्डर टू प्रोमोट इट्स सेल्स। ठीक है, तो एक ऐसा एक्सपेंस होता है सेलिंग कॉस्ट जो एक मोनोपोलिस्टिक फर्म इनकर करती है इन ऑर्डर टू प्रोमोट इट्स सेल्स। अब ये कैसे कर सकती है वो? ये कर सकती है एडवर्टाइज करके, थ्रू व्हाट, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, टीवी, रेडियो। ठीक है, वो ये इसलिए करती है ताकि वो जो भी मोनोपोलिस्टिक फर्म की एडवर्टाइजमेंट आ रही है वो ज्यादा सेल हो इन मार्केट, वो ज्यादा लोग डिमांड करें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, पावर बहुत सारी नहीं होती है उनके पास। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई भी फर्म ऐसी होती है, कोई भी न्यू जो फर्म है वो एंटर करना चाहती है, वो देखती है अगर इस मार्केट में, अगर सपोज करो बेवरेजेस की मार्केट में उसको लगता है कि प्रॉफिट्स होगा उसको, इट कैन एंटर। ठीक है, बट कोई भी ऐसी फर्म सेम बेवरेजेस में अगर उसको हल्का सा भी लॉस हो रहा है या अगर उसको लग रहा है कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगी उस मार्केट में, सो इट कैन लीव एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स हो जाता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी शेप ऑफ डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो हमने लास्ट स्टडी किया था शेप ऑफ डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली, अब हम करेंगे अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, तो डिमांड कर्व फेस्ड बाय द फर्म इज ऑल्सो नेगेटिवली स्लोप। तो जैसे मोनोपोली में नेगेटिवली स्लोप था, इसमें भी नेगेटिवली स्लोप है, मतलब जैसे प्राइस फॉल करेगा डिमांड राइज होगी। बिकॉज द फर्म कैन सेल मोर ओनली बाय लोअरिंग द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब इसमें क्या होता है, लेट अस ड्रॉ फर्स्ट। ठीक है, सो दिस इज आवर
y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस। y एक्सिस पर आ जाती है हमारी प्राइस एंड x एक्सिस पर क्वांटिटी। सो आवर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो डिमांड कर्व होती है वो होती है इलास्टिक, नॉट इन इलास्टिक। तो ये आ जाती है हमारी डिमांड कर्व विच इज इलास्टिक। ठीक है, अब क्या होता है, सपोज करो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो पहले OR प्राइस पर OM क्वांटिटी सेल कर रही थी। अगर वो चाहती है टू गेन प्रॉफिट्स या वो चाहती है कि ज्यादा सप्लाई हो उसके प्रोडक्ट की, तो वो क्या करती है, वो थोड़ा सा प्राइस कम कर लेती है। तो उस थोड़ा प्राइस कम करने के लिए वो जो क्वांटिटी सेल करती है वो ज्यादा होती है। जब हमने, तो वो हो जाती है OM1। तो जो हमने मोनोपोली में देखा था, मोनोपोली में ज्यादा प्राइस कम करने पर जो क्वांटिटी सेल हो रही थी वो थोड़ी सी ही इंक्रीज हुई थी, थोड़ी सी ही सप्लाई इंक्रीज हुई थी, बट थोड़ी सी ही डिमांड उसके लिए इंक्रीज हुई थी एंड सप्लाई फर्दर इंक्रीज हुई थी। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़े से प्राइस कम करने पर भी ज्यादा क्वांटिटी डिमांड हो सकती है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, द डिमांड कर्व इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज हाईली इलास्टिक ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ये भी हमें पता है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मिल रहे हैं, इसीलिए जो डिमांड कर्व है वो इलास्टिक हो जाती है। एंड ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जब तक फर्म प्राइस अपना लोअर नहीं करेगी तब तक वो ज्यादा सेल नहीं कर पाएगी। तो इन ऑर्डर टू सेल मोर द फर्म हैज टू लोअर इट्स प्राइस। ठीक है, आगे वो क्या बोल रहा है, इसीलिए ही, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, इसीलिए AR कर्व जो होती है वो थोड़ी सी फ्लैटर हो जाती है। मोनोपोली में स्टीपर थी एंड MR कर्व और भी स्टीपर थी, बट हमारी जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें जो AR की कर्व होती है वो फ्लैटर होती है एज कंपेयर टू मोनोपोली। सो वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, बट आई होप आपको ये एकदम क्लियर है कि कैसी हमारी जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड की कर्व है वो कैसी दिखती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी शेप ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो कैसी दिखती है, अभी हमने डिस्कस किया कि AR की कर्व जो होती है वो फ्लैटर होती है, सेम ही होगी। ठीक है, मोनोपोली में भी, जैसे मोनोपोली में भी MR की कर्व वाज लोअर देन हमारी AR की कर्व, वही सेम होगी बट फ्लैटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी AR MR की कर्व। ठीक है, एंड इधर आ जाएगी हमारी क्वांटिटी। So this is our AR curve under monopolistic competition and this is our MR curve under monopolistic competition. तो as you can see, जो हमने लास्ट मोनोपोली में कर्व्स करी थी उसके कंपैरेटिवली जो हमारी AR और MR की कर्व हैं ये थोड़ी सी फ्लैटर हैं एंड उनकी स्टीपर थी। तो ठीक है, लेट्स रीड दिस। प्रोड्यूसर हैज अ कंट्रोल ओवर अ प्राइस। थोड़ा सा कंट्रोल होता है प्रोड्यूसर का प्राइस के ऊपर। ठीक है, बट उसको पता है कि अगर उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है प्राइस को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज उस कमोडिटी के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं मार्केट में। प्राइस रिड्यूस मीन्स एवरेज रेवेन्यू रिड्यूसेस एंड एवरेज रेवेन्यू रिड्यूसेस, उसकी वजह से क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी रिड्यूस करेगा, बट एट अ मच फास्टर रेट। ठीक है, ये हमने स्टडी कर लिया। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी जो हमारी AR की जो कर्व होती है वो ग्रेटर देन होती है हमारी MR की कर्व, या MR की कर्व इज लेस देन आर AR की कर्व। तो ये हो गया हमारा शेप ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो आई होप आपको ये एकदम क्लियर है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारी ओलिगोपोली क्या होती है। तो ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहां पे फ्यू फर्म्स होती हैं। ये फ्यू फर्म्स फ्यू लार्ज फर्म्स भी हो सकती हैं जो अपना मोस्ट ऑफ इट्स आउटपुट प्रोड्यूस करती है। तो ये म्यूचुअली डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के ऊपर कोई भी डिसीजंस लेने के लिए, बीट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट और प्राइस। ठीक है, इसको ओलिगोपोली को हम कंपटीशन अमंग द फ्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या हैं, इंडिया में नेशनल न्यूज़पेपर्स ले लो आप, मोबाइल सर्विसेज की जो भी प्रोवाइडर होते हैं उनकी कंपनीज ले लो,
वॉशिंग प्रोडक्ट्स ले लो, ऑटोमोबाइल्स ले लो, सीमेंट, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे ओलिगोपोली के, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट के हमारे एग्जांपल्स बन जाते हैं, ठीक है। इन ऑल दीज मार्केट्स देयर आर फ्यू फर्म्स फॉर ईच पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब हमारी, आपको पता है मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर कितने कम हैं, बट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को कवर करते हैं, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, ठीक है। तो ये सारे बहुत फ्यू फर्म्स हैं जो मोस्ट ऑफ इट्स आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं, फ्यू लार्ज फर्म्स भी हैं और कुछ फ्यू फर्म्स भी हैं, तो ये बनती हैं। अब ओलिगोपोली में 2 या 3 से ज़्यादा फर्म्स नहीं हो सकती, ठीक है, उसको हम फिर ओलिगोपोली नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो फ्यू फर्म्स होती हैं और वो बहुत बड़ी भी हो सकती हैं, फ्यू फर्म्स जो जिनके डिसीजंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं, लेट अस सी। तो टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली क्या हो जाती हैं? सबसे पहले आती है कि प्योर, जिसको हम परफेक्ट ओलिगोपोली भी बोलते हैं, या प्योर ओलिगोपोली या परफेक्ट। अब ये क्या होती है, इस परफेक्ट ओलिगोपोली में ऐसी फर्म्स होती हैं जो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कॉपर, आयरन, स्टील एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी इसको ऑपोजिट, इम्परफेक्ट या इम्प्योर या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। नाम ही सजेस्ट कर रहा है, फर्म्स जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि टॉयलेट सोप हो गया, सिगरेट्स हो गई, या आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है कोल्यूसिव ओलिगोपोली। तो कोल्यूसिव ओलिगोपोली में क्या होता है, फर्म्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्राइस या आउटपुट फॉर बोथ। इससे क्या होता है, उनमें कोऑपरेशन आ जाती है कि दूसरे को भी लॉस ना हो, ना हमें लॉस हो, ठीक है। तो इसको हम कोऑपरेटिव ओलिगोपोली भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। तो इसमें क्या हो जाता है, नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली, इफ, अब उसका ऑपोजिट, अगर फर्म्स इन ओलिगोपोली मार्केट कंपीट करने लग जाती हैं, अब यहाँ पे कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, यहाँ पे कंपीट कर रही हैं विद ईच अदर, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली या नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं ओलिगोपोली के। सबसे पहला आता है फ्यू लार्ज सेलर्स। तो जैसा कि हमने देखा, फ्यू लार्ज सेलर्स होते हैं जो जिनके डिसीजंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक फर्म प्राइस बढ़ा रही है तो दूसरी भी अपना थोड़ा, जितना प्राइस बढ़ाया उतना बढ़ा देगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिसीजंस। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, एक दूसरे के डिसीजंस उन पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक न्यूज़पेपर की कंपनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया अगर अपना प्राइस इंक्रीज करती है बाय 0.5, तो ये कौन कर रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया अपना प्राइस 0.5 से भी इंक्रीज करती है तो उसकी जो कॉम्पिटिटिव जो है, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स लगा लो आप, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स भी अपना प्राइस इंक्रीज कर देगी 0.5 से, ठीक है। तो उनके जो डिसीजंस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो सिंस फ्यू लार्ज फर्म्स हैं, उनके पास थोड़ा सा they have a certain power to influence the price, but वो इतना नहीं कर सकती, otherwise जो उनके पास जो buyers हैं वो हाथ से निकल जाएंगे, जो consumers हैं they will shift to another company, क्योंकि few ही sellers हैं, तो थोड़ी सी पावर होती है। बट अगर वो सारी फर्म्स मिलकर डिसाइड कर ले कि हम तो प्राइस बढ़ा कर ही रखेंगे, तो कंज्यूमर्स के लिए एक प्रॉब्लमैटिक बात है, बिकॉज तब कंज्यूमर्स लॉस फेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। सिंस कंज्यूमर्स का लॉस ना हो एंड जो हमारी फर्म्स हैं वो भी हैप्पीली वर्क करती रहें, देयर कम्स नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब ये होता है कि प्राइस के बेसिस पर कंपटीशन नहीं करते। कोई प्राइस बढ़ाएगा, कोई फिर बढ़ा लेगा नेक्स्ट फर्म, ठीक है, कोई कम करेगा तो वो भी कम कर लेंगे, तो इससे बहुत क्योस हो जाता है। सो रादर देन गोइंग अप विद द प्राइस कंपटीशन, दे टेक अप नॉन प्राइस कंपटीशन। जैसे आपकी एडवर्टीजमेंट्स हो गई, ठीक है, और अदर सेल्स प्रमोशन होगी, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो ये फर्म्स टेकअप करती है रादर देन प्राइस कंपटीशन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ द फर्म्स। अब हमें पता है कि जियो हो गई, एयरटेल हो गई, इनके पास ह्यूज कैपिटल है, वो ऑलरेडी इतनी फॉर्म्ड है मार्केट में कि एक न्यू फर्म का आना बहुत ही ज़्यादा बैरियर बन जाता है एंड
वो फ्यू फर्म्स आने ही नहीं देती हैं, प्रोवाइडेड अगर जो भी फर्म आना चाहती है, जो भी कोई मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की कंपनी आना चाहती है, जैसे जियो अचानक से आई थी, वो क्यों आई थी? बिकॉज दैट कंपनी हैड ह्यूज कैपिटल to sustain in the market for a longer period of time even when it is not producing any profits. तो only then they can enter, otherwise there are barriers to entry of a firm. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट. तो सेलिंग कॉस्ट हमने देखा वो कॉस्ट, वो एक्सपेंसेस जो फर्म इनकर करती है टू प्रोमोट इट सेल्स. तो रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट इन ओलिगोपोली इज द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट इनकर करती है. क्यों? बिकॉज जियो चाहती है कि उनकी ज़्यादा सेलिंग हो, ठीक है, और एयरटेल चाहता है उनकी ज़्यादा. तो उन दोनों के बीच में जो एडवर्टाइजिंग है वो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा टाइट होती है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है ओलिगोपोली फर्म्स मे प्रोड्यूस ईदर होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. तो जो भी फर्म्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं उनको हम प्योर ओलिगोपोली बोलते हैं, और जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं उनको हम इम्प्योर ओलिगोपोली बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है ग्रुप बिहेवियर. तो ग्रुप बिहेवियर क्या होता है? जहां पे जो भी फ्यू फर्म्स हैं वो होती तो एक दूसरे से अलग हैं, होती तो अपना डिसीजंस तो अलग अलग ही लेती हैं, बट दे टेंड टू टेक अ ग्रुप डिसीजन ताकि किसी का भी लॉस ना हो. होती एक दूसरे से अलग हैं, बट दे टेंड टू वर्क इन सच अ मैनर कि सबका भला हो. तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं ग्रुप का बिहेवियर. एज अ ग्रुप एक्ट करती हैं वो, बट होती नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंटरमीडिएट डिमांड कर्व फेसिंग एन ओलिगोपोली. इसका मतलब क्या है? इंटरडिटर्मिनेट. हम डिमांड कर्व को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटीज हैं, कभी कोई प्राइस बढ़ा सकता है, कभी कोई कम कर सकता है, कभी कोई चेंजेस आ रहे हैं. तो इतनी अनसर्टेनिटीज होती हैं ओलिगोपोली में, इतनी अनडिसाइसिवनेस होती है कि जो हमारी डिमांड की कर्व होती है उसको डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इसीलिए क्योंकि एवरी पॉइंट ऑफ टाइम कोई ना कोई चेंजेस आते हैं. ठीक है, तो डिमांड की कर्व को डिटरमाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये थी हमारी ओलिगोपोली. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्विज, लेट अस रिकॉल ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड सो फार. हमने मोनोपोली के बारे में डिस्कस करा, क्या होती है मोनोपोली, उसके वेरियस फीचर्स, एंड फर्दर हमने उसकी डिमांड कर्व देखी, एवरेज कर्व एंड रेवेन्यू कर्व देखी. नेक्स्ट हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में स्टडी किया एंड फर्दर उसकी भी डिमांड कर्व एंड एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व देखी. लास्टली हमने ओलिगोपोली के बारे में स्टडी किया. सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not the feature of an imperfect competition? इन दोनों में से क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा हमारा फीचर नहीं है ऑफ एन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन? नॉट द फीचर की बात कर रहा है वो. तो हमें पता है कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो फर्म्स हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं सेल करती हैं. सिंगल सेलर होता है मोनोपोली में, बट क्या वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करती हैं? नो. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछा है नॉट अ फीचर. नेक्स्ट आ जाता है अ मोनोपोलिस्टिक इज अ प्राइस डैश. मोनोपोलिस्टिक प्राइस मेकर होता है या टेकर होता है? हमें पढ़ा था कि मोनोपोलिस्टिक जो होता है वो प्राइस मेकर होता है. व्हाई? बिकॉज उसके पास पावर होती है टू सेट अ प्राइस. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ओलिगोपोली हैविंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इज नोन एज. ओलिगोपोली एक ऐसी ओलिगोपोली जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बनाती है या होते हैं, उसको हम परफेक्ट ओलिगोपोली में कंसिडर करते हैं या कोल्यूसिव ओलिगोपोली? हमें पता है कि वो कहलाई जाती है परफेक्ट ओलिगोपोली जहां पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स सेल होते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा विच मार्केट हैज अ फीचर ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. तो कौन सी मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का फीचर होता है? हमें पता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही हो सकता है. नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस ओनली इन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ओलिगोपोली में होता है या मोनोपोली में होता है? तो हमने स्टडी किया था कि मोनोपोली में ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है. दैट इज इन ऑर्डर टू सेल मोर क्वांटिटी दे नीड टू रिड्यूस द प्राइस. तो ये था हमारा चैप्टर. अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप हमारे आस्क योर डाउट सेक्शन में जाके शेयर कर सकते हैं. तब तक के लिए स्टडी वेल, बाय बाय.